तो हेलो भाइयों, आ गया है मुद्रा एवं बैंकिंग इको का तीसरा चैप्टर 12वीं क्लास का पूरा कोर्स इको का कंप्लीट करवाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो अब हम देखते हैं आगे। मुद्रा मुद्रा क्या होता है? आपने दुकान पे गए हो, ठीक है, 10 रुपए का दूध लेके आए, क्या हुआ वहाँ पे? जरा जल्दी बताओ। चलो मैं ही बता देता हूँ। आपने उसको 10 रुपए दिए और दूध लिए। यहाँ हुआ वस्तुओं का विनिमय, मतलब लेन देन। विनिमय का मतलब होता है लेन देन, ठीक है। तो यही होता है मुद्रा का डेफिनेशन कि मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में सामान्य रूप से स्वीकार किया जाता है। सब स्वीकार करेगा, कोई इनकार नहीं करेगा। और इसका आविष्कार क्यों हुआ? ताकि वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों से बचा जाए। अच्छा, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई क्या थी ये देखो सबसे पहले, तभी तो मुद्रा का आविष्कार हुआ। देखो भैया, सबसे पहले सीखना पड़ेगा वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है। तो इसको मैं आसानी से ऐसे बता देता हूँ कि वह प्रणाली है, वस्तु विनिमय वह प्रणाली है जिसमें वस्तुओं का विनिमय वस्तुओं से होता है, मतलब वस्तु का लेन देन वस्तुओं से होता है। इसे सीसी इकोनॉमिक भी कहते हैं, मतलब वस्तु अर्थशास्त्र भी कहते हैं। मतलब एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो, चावल के बदले गेहूं लो, इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखो भैया, ये समझ गए? बहुत अच्छे। तो देखो भैया, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में कहता है एक वस्तु दो, दूसरी वस्तु लो। तो इसमें क्या हुआ? अगर तुम मुझे चावल दे रहे हो और तुम्हें गेहूं चाहिए, तो मैं चावल नहीं ले रहा। जाओ, तुम्हें गेहूं चाहिए, मैं तो गेहूं दे दूंगा, लेकिन चावल नहीं ले रहा, मुझे चाहिए साइकिल। तो तुम चावल से पहले साइकिल लेके आओ, फिर मुझे साइकिल दो, फिर गेहूं लो। तो एक तीन मतलब बहुत ज़्यादा घूम जाता था, इसलिए मुद्रा का आविष्कार किया गया। तो इसकी कठिनाइयाँ एक एक करके पढ़ते हैं। तो आता है हमारा दोहरे संयोग की जरूरत, जो कि अत्यंत मुश्किल था भाई। मान लो मेरे पास चावल है, अब कोई गेहूं लेके आ जाए, बोले कि भैया ये लो गेहूं और मेरे को चावल दे दो। मैं कहूँगा ना, मुझे चावल के बदले में साइकिल चाहिए, ला के दो। तो बंदा गेहूं लेके जाएगा, पहले साइकिल खरीदेगा, फिर साइकिल लेके आएगा मेरे पास, और फिर मुझे देगा साइकिल और मुझसे लेगा चावल। तो ये जो होता था ना, ये बहुत ही मुश्किल था। अब उसको जाके पहले साइकिल वाले को ढूंढना पड़ेगा। अब क्या पता जो तीसरे बंदे के पास जाए उसके पास भी नहीं हो साइकिल। अब उस बंदे को भी गेहूं चाहिए, पहले वो बंदा साइकिल तो दे देगा, लेकिन कहेगा मुझे गेहूं नहीं, मुझे भी चावल चाहिए। तो नहीं हो पाता था, बहुत ही मुश्किल था। इसलिए इसको हटा के मुद्रा लाया गया। और दूसरा है विनिमय की सामान्य इकाई का अभाव। सामान्य इकाई का अभाव का मतलब है, जैसे मेरी एक कार है, मान लो कि 5 लाख का है। उस समय तो पैसा नहीं था, लेकिन मान लो 5 लाख का है। अब मेरे पास एक साइकिल है, मैं साइकिल ले लिया ना। अब साइकिल में उसको कितना दूं कि वो कार दे दे, है ना। ये बहुत ही मुश्किल था इसको मापना कि कितना इसका वैल्यू दूं, कितना इसका पैसे दूं, है ना। तो ये था दूसरा। तीसरा है मूल्य संचय प्रणाली का अभाव, मतलब पैसे इकट्ठा करना। कैसे इकट्ठा करोगे? गेहूं ले ली तुम, उस गेहूं को कैसे इकट्ठा करोगे? 10 साल इकट्ठा करोगे, खराब हो जाएगा। पैसों को आप मरने के बाद भी निकाल सकते हो, बैंक में जमा करा दो। संचय मतलब इकट्ठा करना, बचाना, सेविंग करना, है ना। तो ये था हमारा तीसरा। अब चौथा देखते हैं, मूल्य हस्तांतरण की प्रणाली का अभाव। मूल्य हस्तांतर मतलब ट्रांसफर। आपने खरीद ली गेहूं, चावल खरीद ली, गेहूं खरीद ली, कुछ भी खरीद ली। अब उसको दिल्ली से यूपी ले जाना है, ले जाओ, बहुत महंगा पड़ेगी। और इतने सारे 50 कुंटल कैसे ले जाओगे? ट्रक में भर के ले जाओ, मना किसने किया? लेकिन उसको ले जाना बहुत मुश्किल था। जितने का खरीदे नहीं उतने, जितने का बांस नहीं उतने का भोसले, जितना खरीदे नहीं उससे ज़्यादा आपका किराया लग जाएगा। तो ये बहुत ही मुश्किल था। आप उसको गाड़ी में लोड करवाओ, वहाँ ले जाओ, उतरवाओ, फिर इकट्ठा करवाओ, बहुत ही ज़्यादा था दिक्कत। पास में मिल गया तो कोई बात नहीं, दूर मिल गया तो बहुत मुश्किल था। पांचवा आता है हमारा भविष्य में किए जाने वाले भुगतान प्रणाली का अभाव। भविष्य में किए जाने वाले भुगतान प्रणाली का अभाव। मान लो एक बंदा ने आपके यहाँ काम किया, आप उसे भविष्य में क्या दोगे? बोलोगे कि 10 किलो अनाज ले जाना, मतलब जितना भी आपका पैसा उसका अनाज ले जाना। 5 साल बंदे ने काम किया, अनाज में बोले थे आपने चावल। अब वो गया चावल देखने, तो भाई बिल्कुल ख़राब हो गया था, बिल्कुल नल्ला हो गया था। क्या वो उठा के ले जाएगा? नहीं ना। तो उसके बदले में क्या दोगे? कुर्सी दोगे, घर दोगे, ज़मीन दोगे, क्या दोगे? तो ये बहुत ही कठिन था। अगर तुम उसका मूल्य नहीं चुका पा रहे हो या मूल्य आपका ख़राब हो गया तो वो कुछ भी मांग ले सकता है आपसे। तो बहुत ही कठिन था, है ना, पाँचवा। तो ये थी हमारी कठिनाई, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। इसीलिए मुद्रा का आविष्कार किया गया कि भविष्य में तू जब पैसे मांग ले, दे दे, मेरा काम क्या है, 50 लाख लेगा, ये ले, 30 लाख लेगा, रखा हुआ है बैंक में, ले जा। तो बहुत ही आसान था, है।
था नहीं, बहुत कठिन था, अब तो आसान हो गया मुद्रा से। तो ये थी मुद्रा के पीछे का रहस्य जिन्होंने मुद्रा का आविष्कार किया। तो मुद्रा आप समझ गए ना, मुद्रा का ही तो ये होते हैं मुद्रा के कार्य, भी इसी को कहा जाता है। दोहरे संयोग की जरूरत ताकि अत्यंत मुश्किल था उसको आसान कर दिया, विनिमय की सामान्य इकाई का भी अभाव को हटा दिया, मूल्य संचय के प्रणाली का अभाव था इसको भी हटा दिया, मूल्य हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रणाली को अभाव को भी हटा दिया, भविष्य में किए जाने वाले भुगतान प्रणाली का अभाव को भी हटा दिया। ये था मुद्रा का काम। तो अब सीखते हैं मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के रूप, मतलब मुद्रा का टाइप ऑफ मनी, सारे कुछ सीख लेंगे आज ही। पहला आता है आदेश मुद्रा, जो सरकार के आदेश पर जारी की जाती है। इसमें सारे नोट और सिक्के आते हैं जो एक देश में कानून तौर पर विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। सभी लोग इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य होते हैं। तो अब दूसरा देखते हैं न्याय मुद्रा। तो न्याय मुद्रा में क्या होता है कि न्याय मुद्रा में जो मुद्रा होती है उसमें क्या होता है, जो प्राप्त करता होता है, मतलब मुझे चाहिए चेक, और चेक देने वाला यानी अदाकर्ता के बीच परस्पर विश्वास पर आधारित होता है। जैसे कि चेक ले लो, ये एक न्याय मुद्रा का अच्छा सा उदाहरण है। चेक, एक बंदा चेक बनाया, दूसरा बंदा ले गया, लेकिन इन दोनों के बीच में विश्वास होना चाहिए। इसे कोई सरकार जारी नहीं करता, जारी करने का आदेश भी नहीं देता, इसे कहते हैं न्याय मुद्रा। और कई बार चेक जो होते हैं वो बाउंस भी हो जाते हैं, तो ध्यान रखना इसका, और इसीलिए तो दोनों के विश्वास की जरूरत पड़ती है। तो अब आता है पूर्ण कार्य मुद्रा, मतलब मान लो मैंने बाजार से 1 रुपये की चांदी खरीदी, उस चांदी को मैंने 1 रुपये का सिक्का बना दिया। कुछ नहीं किया मैंने, 1 रुपये की चांदी खरीदा, 1 रुपये का सिक्का बना दिया, उस चांदी को 1 रुपये का सिक्का बना दिया। तो उस जो वस्तु का मूल्य था, मतलब चांदी 1 रुपये का लिया, बराबर मुद्रा का मूल्य, मतलब 1 रुपये का सिक्का बना दिया, मतलब जो वस्तु का मूल्य था वो बराबर हो जाता है हमारे मुद्रा के मूल्य के। तो उसी को कहते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा। ये जब हमारे पुराने काल में ये चीज़ होती थी, 1 रुपये के चांदी का सिक्का होता था और वो चांदी भी 1 रुपये का ही होता था, तो इसी को कहते हैं पूर्ण कार्य मुद्रा। मतलब उस चांदी के सिक्के से, मतलब 1 रुपये का सिक्का हो गया, वो चांदी का 1 रुपये का सिक्का, 1 रुपये के सिक्के से आप कुछ खरीद लो या उस 1 रुपये के सिक्के को चांदी के रूप में बेच दो, आपको 1 रुपये ही मिलेगा। तो ज़्यादा चालाक नहीं होने का। तो अब देखते हैं हम साख मुद्रा क्या होती है। साख मतलब उधारी यानी क्रेडिट, क्रेडिट मनी क्या होता है। तो क्रेडिट मनी होता है मतलब मुद्रा का मूल्य जब वो ज़्यादा हो वस्तु से। अगर मुझे 1 रुपये का सिक्का बनाना है तो 2 रुपये का धातु लगेगा तब 1 रुपये का सिक्का बनेगा। मतलब क्या है उसमें ज़्यादा, उसमें मुद्रा ज़्यादा है। सिंपल सी बात। तो हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो मुद्रा के प्रकार आपने देख लिए, 4 प्रकार की होती है। पहला है आदेश मुद्रा जो सरकार के आदेश पर जारी होती है। दूसरा है न्याय मुद्रा, जैसे चेक हो गया, 2 आदमियों के बीच में परस्पर विश्वास होनी चाहिए। तीसरा है पूर्ण कार्य मुद्रा, मतलब मुद्रा मूल्य बराबर वस्तु का मूल्य बराबर होता है। चौथा है साख मुद्रा जो कि मुद्रा वैल्यू बड़ा होता है किससे, वस्तु के मूल्य से। तो अब देखो भाई आगे देखते हैं मुद्रा की पूर्ति। तो मुद्रा की पूर्ति कौन करता है। मुद्रा की पूर्ति 2 ही आदमी करता है। वो 2 कौन है जल्दी बताइए, थोड़ा लाइन में आइए। तो देश की सरकार एवं देश की बैंकिंग व्यवस्था मुद्रा की पूर्ति करते हैं। जैसे सेंट्रल बैंक हो गया, वाणिज्य बैंक हो गया और देश की सरकार हो गया, ये मुद्रा की पूर्ति करते हैं। मतलब ये मुद्रा देते हैं जनता को, ठीक है ना, ये मुद्रा की पूर्ति कर देते हैं। तो अब एक यहाँ पे स्टॉक अवधारणा है, उसको भी समझते हैं। तो देखो भैया स्टॉक अवधारणा में क्या होता है कि एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल कितने मुद्रे हैं उसका स्टॉक अवधारणा कहलाते हैं। देश के लोगों के पास, ठीक है ना, ये सरकार के पास नहीं होता, देश की बैंकिंग व्यवस्था के पास नहीं होता, सिर्फ होता है देश के लोगों के पास कुल जितने मुद्रा है उसका स्टॉक ही कहलाता है स्टॉक अवधारणा, ठीक है। तो इस पे हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, ज़बरदस्त कहानी सुनाएंगे, कतई मज़ा आ जाएगा, आग लग जाएगा पूरे यूट्यूब पे। देखो भैया एक बार की बात है, एक बार मम्मी ने मुझे दी 10 रुपये की नोट, बोला ये ले बेटा। मैंने क्या किया, ले लिया, उसको बैंक में डाल दिया। तो यहाँ पे मम्मी को आप मान सकते हो मुद्रा की पूर्ति करने वाला, मतलब देश की सरकार या देश की बैंकिंग व्यवस्था। और मैंने ले लिया उसे बैंक में डाल दिया, तो मैंने क्या किया, पैसे की स्टॉक कर दी, भंडार धारण कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया उसको, ठीक है ना, स्टॉक कर लिया। इसी को स्टॉक अवधारणा आ गया कि एक निश्चित समय पे, मान लो 10:10 पर मैंने क्या किया,
बैंक में पैसे डाल दिए, वो मेरा स्टॉक हो गया। तो उसी निश्चित समय पर देश में लोगों के पास कुल मुद्रा के स्टॉक से है, मतलब कुल मुद्रा उस समय कितना है, मम्मी ने मुझे 10 रुपये दिया था, मेरा कुल मुद्रा कितना हुआ, 10 रुपये हुआ। तो कैसा लगा कहानी कमेंट करना जरा, फिर बताएंगे आगे की। ओके बाय बाय। यहाँ जो मैंने बैंक जो बोला था ना, मतलब मेरा छोटा सा एक प्यार सा गुल्लक था, उसमें डाला मैंने, ठीक है। तो सर जी आपसे एक मतलब एक बहुत ही अच्छा निम्न सा मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि बताइए कि स्टॉक अवधारणा मुद्रा की पूर्ति करने वालों पे लागू होते हैं? बिल्कुल नहीं होते भाई। स्टॉक अवधारणा जो है मुद्रा की पूर्ति करने वाले पे लागू नहीं होते। क्या मुद्रा को पूर्ति करने वाला स्टॉक करेगा? नहीं करेगा। तो इन पे लागू नहीं होते, सिर्फ जनता पे लागू होते हैं, मतलब लोगों पे लागू होते हैं। सिंपल सी बात है। तो अब मैं आपको एक जबरदस्त चीज बताने वाला हूँ जो एक नंबर के क्वेश्चन में लगभग 95% तक पूछे जाने की संभावना है। तो देखो भैया, 1 रुपए के नोट मतलब कागज वाले, और सभी प्रकार के सिक्के मतलब चिल्लर, ठीक है ना, इनको वित्त मंत्रालय जारी करता है। तो कैसा लगा मेरा ट्रिक बताए, कमेंट में बताया यार। यहाँ नहीं देखो भैया, अगर 1 रुपए का आपके पास चिल्लर भी है ना, वो भी वित्त मंत्रालय ही जारी करेगा। तो अब आता है आपका मुद्रा पूर्ति के घटक, मतलब मुद्रा पूर्ति कहाँ से आता है ना। तो ये जनता के पास करेंसी का मतलब होता है नोट प्लस सिक्के, इन दोनों को मिला के करेंसी बनता है। मतलब जनता के पास जो भी पैसे हैं, प्लस में वाणिज्य बैंकों के पास मांग जमाए मतलब जो होती है, जो जनता जब उसकी डिमांड करे तो बैंक को देना पड़ता है, ठीक है ना। तो वाणिज्य बैंकों के पास जो मांग जमाए तथा आरबीआई के पास अन्य जमाए, वो, तो इन तीनों को मिलाकर जनता के पास करेंसी, वाणिज्य बैंक के पास मांग जमाए और आरबीआई के पास अन्य जमाए, ये तीनों को मिलाकर मुद्रा पूर्ति के घटक का निर्माण होता है। तो अब हम देखते हैं वाणिज्यिक बैंक। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाणिज्य बैंक को मुद्रा जारी करने का अधिकार नहीं होता, ये सिर्फ आरबीआई के पास होता है। ना ये नोट जारी कर सकता है, ना ये सिक्का जारी कर सकता है वाणिज्यिक बैंक, इसको अधिकार होता ही नहीं मुद्रा जारी करने का। तो ये किस प्रकार अपने मुद्रा को जारी करते हैं, उसका सृजन करते हैं, आओ देखते हैं। तो भैया ये साख सृजन द्वारा वाणिज्य बैंक जो है वो मुद्रा का सृजन करते हैं। कैसे? देखो, साख सृजन क्या होता है, जो वाणिज्यिक बैंक होता है वो ऋणियों मतलब उधार लेने वाले को उधार दे करके, मतलब वाणिज्यिक बैंक ऋणियों को दी गई साख उधार के रूप में मुद्रा का सृजन करते हैं। देखो, वाणिज्य बैंक हो गया, ऋणियों मतलब उधार लेने वाला, ठीक है, और को दी गई साख मतलब उधार देने, ठीक है ना, उधार के रूप में मुद्रा का सृजन करते हैं। मतलब कोई बंदा आया पैसा लेने, उधारी उसको दे दिए, इसको पैसे दे करके वो साख सृजन करते हैं। इसे वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन होता है। सो आई होप आप समझ गए होंगे इसको। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हम उस जगह पे आ गए हैं जहाँ पे 100% आप सभी की फोकस चाहिए। ये बहुत ही डिफिकल्ट है, जो काफ़ी बच्चे इसमें लपक जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, समझे। तो देखो क्या होता है कि आप मान लो कोई बैंक है, वहाँ आपने 10,000 रुपये जमा करवा दिए, बिल्कुल जमा करा दिए, जब चाहे तब निकाल भी सकते हैं, निकाल सकते हो ना। हाँ, निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस आप एक चेक लिखकर उस पैसे को निकाल लोगे, इसे चेक जमा भी कहते हैं, समझ गए। और ये बैंक के लिए एक लायबिलिटी होती है, दायित्व होता है, कर्जा होती है, जो हमें वो देता है, हमने उसके पास जमा किया तो उसके ऊपर कर्जा है मेरा, वो मेरा पैसा देगा, मैं एक चेक लिखूंगा जिसे चेक जमा भी कहते हैं, और वो चेक जमा लिख करके वो पैसा मैं जब चाहे निकाल सकता हूँ। ये था पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट देखो भाई, जो बैंक वाले होते हैं उसके पास उसको पता होता है कि जो बंदे जो पैसा 10,000 जमा कराए हैं वो एक साथ पूरा कैश तो निकाल के ले जाएंगे नहीं। तो वो क्या करता है कि 10% जो एक 10,000 जो रखा है उन्हें बैंक में, उसका 10% वो अपने पास रख लेता है और बाकी पैसे को उधार यानी ऋण पे लगा देता है, उधार लगा देता है, ताकि उससे ब्याज आए और बैंक की क्या हो, कमाई। तो उसको जो आवश्यक मनी होता है, जितना उनको अपने कस्टमर के लिए रखना होता है उतना वो रख लेते हैं 10%, और बाकी 10% से जो 90% बचे वो लगा देते हैं ब्याज पे, जो उधार मांगते हैं उनको उधार दे देते हैं। तो अगर आप 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा आपको, और बाकी 9,000 रुपये वो लगा देते हैं ब्याज पे। तो
इस 1000 को आवश्यक नगद कोष या रिक्वायर्ड कैश रिजर्व भी कहते हैं, ताकि अगर उसके कस्टमर को कैश की कमी पड़े तो रिक्वायर पड़े तो वो इतना रिजर्व करके रखता है कि उसको पूर्ति कर दे 1000 में, और 9000 तो वो ब्याज पे लगा देता है। इस आवश्यक नगद कोष को न्यूनतम नगद कोष भी कहा जाता है। अब देखो, अगर आप 10,000 में 1,000 हटा देंगे तो आपके पास बचते हैं 9,000 रुपये। इस 9,000 रुपये का क्या करता है, वो बैंक जो होता है वो ब्याज पे लगा देता है, लेकिन ब्याज वो कैश नहीं लगाता। वो कहता है कि हमारे यहाँ खाता खुलवाओ और उस खाते में उस पैसे को जमा के रूप में दिखा देता है कि आपके अकाउंट में इतने बैलेंस हो गया, जाओ। लेकिन वो 10,000 रुपये हमेशा अपने पास रखता है, एक भी रुपये नहीं दिया उसने, और 9,000 ऊपर से कर्जा भी दे दिया। मतलब 10,000 प्लस 9,000 19,000 रुपये हो गए बैंक के पास, जिसमें उसका 9,000 तो कर्जा दिखा दिया, लेकिन 1,000 अपने ग्राहक के लिए रख लिया और 9,000 कर्जा दिखा दिया, और 9,000 तो उसके पास पहले से थे, उसने दिए थोड़ी कैश, उसने तो खाता खोल दिया कि 9,000 आपके उधार हो गए, अब जब जरूरत पड़ेगा तब बंदा निकाल के ले जाएगा ना भाई। तो उसके पास 19,000 रुपये हो गए, 10,000 से सीधा 19,000 जादू। अब जो लोगों ने पहले 10,000 रुपये जमा कराया था ना, उसे प्राथमिक जमाएं कहेंगे, और जो उसके बाद 9,000 रुपये जो है उसने कर्जा दिया, कर्जा के नाम पर खाते खोले, तो वो द्वितीयक जमाएं कहलाएगा, सेकेंडरी डिपॉजिट कहलाएगा। ये 10,000 और 9,000 दोनों ही मांग जमा है, इन दोनों को चेक लिख कर निकाल सकते हैं या ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, उधार वाला भी और जो नगद 10,000 जमा कराए हैं वो भी। 1,000 नहीं, क्योंकि वो तो बैंक रखता है, उसको नहीं है ना, 10% बैंक रखता है उसको छोड़कर, ठीक है। ये 10,000 9,000 ये दोनों मांग जमा है, इन दोनों को ट्रांसफ़र या निकाला जा सकता है चेक लिखकर। तो आई होप आप ये तीनों समझ गए होंगे, बहुत ही झकास है। जिसको ये तीनों समझ में आ गया ना, आगे का उसको कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखो आगे क्या होता है। देखो मेरे ये रिपीट होगा, बार बार रिपीट होगा। देखो कैसे रिपीट होता है, जब तक ये शून्य नहीं हो जाएगा 10,000 तब तक रिपीट होगा, तो रिपीट होता रहेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो देखो आगे 10,000 और 9,000। अब आपके पास दो तरह के ग्राहक हो गए, एक जो कैश जमा कराए थे, दूसरा वो जिसको आपने ऋण दिए, दो तरह का ग्राहक हो गया। तो 10,000 और 9,000 19,000 हो गया। वो एक्चुअल में आपके पास 10,000 ही रुपये, लेकिन 9,000 जो उनको कर्जा लिख के दिए हो अकाउंट में वो हो गया। तो इन दोनों को मिलाओगे तो 19,000 टोटल आपके पैसे हो गए। अब दो टाइप के कस्टमर हो गए, तो दोनों के लिए आप 10% आपको फिर से रखना पड़ेगा नगद कोष के रूप में, आवश्यक नगद कोष के रूप में। तो आप उसका 10% निकालोगे तो 1,900 रुपये होंगे। अब उस 1,900 रुपये को 10,000 में से घटाओगे तो 8100 रुपये होंगे। जैसे आपने 10,000 का 10% रखा तो 9,000 बचे ना, 10% को अगर उसमें से घटा दो, आवश्यक कोष के लिए रख लिया, 9,000 बचा। अब उस 9,000 को ब्याज लगाए। उसी तरह 19,000 में से आपने 10% रख लिया अपने पास 1,900 रुपये, और जो बचे 8100 रुपये उसको आपने फिर ब्याज मार्केट में ब्याज लगा दिए। तो अब आप फिर से ब्याज लगा दिए, तो हमने इस तरह 2 बार ब्याज लगा दिए। तो हमारे पास 3 कस्टमर हो गए, मतलब आप सही से गिनोगे तो 3 कस्टमर हो गए। पहला जो हमें नगद दिया 10,000 रुपये, अब उसमें से हमने 10% रख लिया अपने पास उनको लौटाने के लिए कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इतने पैसे वो मांग सकते हैं हमसे तो दे देंगे। तो 9,000 रुपये जो हमारे पास बचा, मतलब 90% जो बचा उसको हमने मार्केट में लगा दिए। तो टोटल हमारा 19,000 रुपये हो गए। अब 19,000 का हमारे पास कस्टमर हो गए। 10,000 है और 9,000 मैंने दे दिए किसको, उधार दे दिए भाई किसी कस्टमर को, ठीक है। अब उन दोनों कस्टमर को हैंडल करने के लिए 10% मुझे रखना पड़ेगा, मतलब 1,900 रुपये रखने पड़ेंगे। अब उस 1,900 को 10,000 में से घटाऊँ तो 8,100 रुपये आते हैं। अगर मैं तीनों इस 8,100 को फिर मार्केट में लगा दूँ तो मेरा टोटल कितना का बैलेंस शीट बन जाएगा, पहला 10,000 9,000 और 8,100। तो इन तीनों को अगर जोड़ेंगे तो मेरे पास टोटल का बैलेंस शीट बनता है 27,100 रुपये का। अब इस 27,100 रुपये का टोटल मेरे पास पैसे हो गए। अब इतने पैसे का फिर मुझे 10% मार्क रखना पड़ेगा अपने पास कस्टमर को हैंडल करने के लिए, और जो 90% बचा यानी 7,210 रुपये बचा, इसको मार्केट में फिर मैं लगा दूंगा। तो 3 तो मेरा उधार हो गए और एक 10,000 जो नगद कस्टमर दिए थे। अब क्या होगा, तो भैया अब कुछ नहीं होगा। इसी तरह मेरा टोटल जो मनी है वो 1 लाख तक चला जाएगा, और ये जो ब्याज जो मैं सबको दे रहा हूँ 10% रख करके, उसको छोड़ करके जो तीसरा वाला 9वां वाला है उसको देखिए, ये 7,210 रुपये ये जीरो होता जाएगा, मतलब कम होता रहेगा जब तक जीरो नहीं हो जाता, और ये टोटल मेरा 1 लाख नहीं हो जाता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है बैंकों में उधार देने की। और जब ये पूरा हो जाता है तो वहीं पे हमारा हो जाता है पूरा
क्या हो जाता है, साख सृजन मतलब साख निर्माण की प्रक्रिया वहाँ पे जाके खत्म होती है। तो लास्ट में एक कंडीशन ऐसा आएगा जब हमारा बैंक बैलेंस 1 लाख हो जाएगा और 10,000 रुपये हमारे कस्टमर को देने के लिए रखना पड़ेगा और ब्याज देने के लिए मेरे पास 1 रुपये भी नहीं बचेगा, मतलब मैं ब्याज नहीं दे सकूँगा। तो यहाँ पे साख निर्माण की प्रक्रिया खत्म होती है। साख सृजन, निर्माण, क्रिएशन जो भी कह लो, सबकी प्रक्रिया खत्म होती है। यहाँ पे हमारा साख सृजन जो है वो चल करके 1 लाख रुपये हो चुका है। साख सृजन 1 लाख रुपये तक हमारी पहुंच चुकी है। तो इसी तरह वाणिज्य बैंक जो होते हैं वो मुद्रा का सृजन करते हैं। तो मुद्रा का सृजन, वाणिज्य बैंक द्वारा मुद्रा का सृजन हमारा खत्म होता है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आता है बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक। ये सारे बैंकों का बैंक होता है, इसीलिए इसको केंद्रीय बैंक कहा जाता है। ये सर्वोच्च बैंक है जो संपूर्ण बैंक प्रणाली को नियंत्रित करता है और ये एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो मुद्रा जारी करता है और अर्थव्यवस्था के पूर्ति को भी नियंत्रित करता है। मतलब सारा काम को यही हैंडल करता है। विदेशी मुद्रा हो उसके कोषों को भी व्यवस्थित यही करता है ना। केंद्रीय बैंक को भारत में क्या कहा जाता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यूके में क्या कहा जाता है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। और यूएसए में क्या कहा जाता है, फेडरल रिजर्व सिस्टम कहा जाता है। और भाई आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दे कि बैंक का ये जो भारतीय रिजर्व बैंक या मैं कहूँ केंद्रीय बैंक, इसका कोई परिभाषा नहीं है। अगर इसको आपको डिफाइन करना है तो आपको इसका फंक्शन यानी कार्य बता के इसको डिफाइन करना होगा, इसका परिभाषा देना होगा इसका कार्य बता करके। तो अब लगे हाथ इसका काम भी देख लेते हैं कि केंद्रीय बैंक आखिर सरकारों का बैंक है, बैंकों का बैंक है, मुद्रा जारी कराता है, कैसे कराता है। अब एकदम इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। तो लेट्स कम। तो भैया सबसे पहला और सबसे बड़ा काम जो आता है वो आता है नोट जारी कराना। भाई भारत में या किसी भी देश में सबसे पहला काम जो होता है वो नोट जारी कराना। केंद्रीय बैंक ही सिर्फ नोट जारी करा सकता है। नोट जारी करने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय बैंक के पास ही है। भारत में आरबीआई के पास है। लेकिन जो अभी फिलहाल जो नोट जारी कराते हैं उस अथॉरिटी का नाम है करेंसी अथॉरिटी, जो नोट जारी कराते हैं। दूसरा आता है सरकार के बैंक। सरकार के बैंक में क्या होता है कि सरकार का बैंक जो होता है मुद्रा बाजार को नियंत्रित करने के लिए नीतियों का निर्माण करता है, पहला। दूसरा है कि सरकार को ट्रेजरी बिलों के बदले ऋण भी प्रदान करता है। तीसरा, जब सरकार के जो खर्चे होते हैं वो उसके इनकम से ज़्यादा हो जाए तो आरबीआई से उधार लेकर घाटे की व्यवस्था की जाती है। इसे कहा जाता है घाटे की वित्त व्यवस्था। अब हमारा तीसरा आता है अंतिम ऋणदाता। अंतिम ऋणदाता में क्या होता है कि कई बार जो जैसे वाणिज्यिक बैंक हो गया, ये अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा लायबिलिटी मतलब दायित्व उधार इसका निर्माण कर लेते हैं। तो लोगों की जो विश्वास होता है वो कई बार टूटने लगता है और एक साथ लोग जो होते हैं अपने पैसे का मांग करते हैं। तो उस समय जब बहुत सारे लोग पैसे की मांग करते हैं तो कोई भी बैंक उसको चुकाने में असफल रहती है। तो उस समय ये केंद्रीय बैंक क्या करता है, उस संकट से बचने के लिए बैंकों को ऋण प्रदान करता है। इसी को कहते हैं अंतिम ऋणदाता। विदेशी विनिमय का संरक्षक। तो इसमें क्या होता है, जो बैंक जो होता है ना वो विदेश से जो भी उनके पास पैसे आता जाता है उनकी वो क्या करता है, रक्षा करता है। और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में विनिमय दर मतलब लेन देन की दर को एक स्थायी करके रखता है। इसी को कहते हैं प्रबंधित तरलशीलता। लेकिन इसमें जो होते हैं क्रय विक्रय उसका भी वो विनिमय दर में स्थिरता प्रदान करता है। अब आता है हमारा समाज सोधगी का कार्य। तो जो केंद्रीय बैंक होता है वो समाज सोधगी का कार्य करता है। इसको आप उदाहरण से समझो, जैसे एसबीआई एक बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो जब एसबीआई बैंक का या बैंक ऑफ बड़ौदा का जो, चलो बैंक ऑफ बड़ौदा ले लेते हैं पहले, और इन दोनों का जो है अकाउंट वो आरबीआई में खुला है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का कोई कस्टमर चेक लेके जाएगा एसबीआई के पास और बोलेगा भाई 15,000 रुपये मुझे चाहिए। उसी तरह एसबीआई का एक कस्टमर बैंक ऑफ बड़ौदा के पास एक चेक लेकर आएगा और कहेगा भाई मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तो ये दोनों मना नहीं करेंगे, ये दोनों दे देंगे एक दूसरे को। और जब ये दोनों एक दूसरे को दे देंगे तो इन दोनों का जो अकाउंट होता है
SBI और बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दोनों का अकाउंट कहाँ खुला होता है आप बताओ। बैंकों का बैंक कौन होता है? केंद्रीय बैंक होता है, मतलब RBI होता है। तो इन दोनों का जो अकाउंट होता है वो RBI के पास खुला होता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये बैंक ऑफ बड़ौदा का SBI ने दे दिया पैसा और SBI का बैंक ऑफ बड़ौदा ने दे दिया पैसा। तो इन दोनों को देखो, एक ने 15,000 दिए, एक ने 10,000 दिए, तो दोनों ने एक दूसरे को दे दिया। अब क्या करेगा केंद्र बैंक यानी RBI जो है वो समाशोधन गृह के रूप में कार्य करता है, ठीक है। ये बैंकों के बीच में नगद ट्रांसफ़र की अवहेलना करता है और नकदी की आवश्यकता को कम करता है। अब 10,000 इसने दिए, 15,000 इसने दिए, तो अब इन दोनों में 10,000 तो कॉमन हो गए, तो 5,000 जिसने ज़्यादा दिया, SBI ने बैंक ऑफ बड़ौदा को 5,000 दिया, तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो है RBI के थ्रू SBI को 5,000 रुपये लौटा देगा। यानी यहाँ नगद यानी कैश की ट्रांसफ़र कम हुई है ना। कैश के बीच जो है आवश्यकता को कम करता है। अब देखो इसका क्या होता है, साख नियंत्रण। इसमें क्या होता है, मतलब कंट्रोल ऑफ क्रेडिट, उधार को कंट्रोल करना। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय बैंक का केंद्रीय कार्य अर्थव्यवस्था में क्या होता है, साख पूर्ति का नियंत्रण करना होता है। इसलिए वाणिज्य बैंक की साख सृजन जो हम पीछे पढ़ चुके हैं उसका पूरा कंट्रोल करता है ये केंद्रीय बैंक। ये क्या करता है, कई बार मार्केट में तेजी आ जाती है, कई बार मंदी आ जाती है, तो उसके अनुसार ये क्या करते हैं कि मुद्रा की पूर्ति को सीमित या असीमित कर देते हैं। इसी को कहते हैं साख का नियंत्रण।